हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। जूनियर सुपर टेट हिंदी भाषा के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। तो आपकी परीक्षा कल होने वाली है, तो परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। और यह प्रैक्टिस सेट आखिरी प्रैक्टिस सेट है। अगर कमेंट करेंगे तो एक प्रैक्टिस सेट शाम को और आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए और प्रश्नों के प्रैक्टिस करते रहिए। कल आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह पूछा गया है कि गोहितम में समास है। आपको बताना है कि गोहितम में समास है। तो देखिए, जो हित शब्द होता है, हित शब्द के लिए चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। गोहितम यानी गाय के हित के लिए, तो यहाँ पे चतुर्थी हो जाएगा। चतुर्थी तत्पुरुष, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है। इसमें बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो देखिए, ग्राम्या दिया है सुमित्रानंदन पंत का, तो यह सही है। ग्राम्या जो रचना है वह किसका है? सुमित्रानंदन पंत का, ठीक है। दीप शिखा किसका है? यह तो महादेवी वर्मा का है। प्रलय की छाया यह जयशंकर प्रसाद का। कुकुरमुत्ता यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो इसलिए यहाँ पे आपका उत्तर जो सही होगा वह ए उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है? जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है यह बताना है। तो जाने पहचाने लोग यह व्यंग लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई का संस्मरण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? यहाँ पे दिया गया है महाकाव्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, कामायनी साकेत प्रिय प्रवास यह महाकाव्य है, लेकिन पल्लव नहीं है। पल्लव की भूमिका कारण से छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है और यह पंत की रचना है, ठीक है। तो यह आपका उत्तर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तरायण जो लिखा गया है वह महाकाव्य वह राम कुमार वर्मा का, ठीक है। राम कुमार वर्मा का। आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेहिसादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बंगाल। यह आपका उत्तर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो पर्णदत्त जो दिया गया यहाँ पे वह जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, ठीक है। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ इनका एक ऐतिहासिक नाटक है जिसका प्रमुख पात्र पर्णदत्त है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक यहाँ पे पूछा गया। तो मयंक मंजरी जो है वह किशोरीलाल गोस्वामी का वह श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। तो यहाँ पे आपका मयंक मंजरी आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित एक नाटक है जानकी मंगल, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका का निर्वहन किया था। तो आपका यहाँ जानकी मंगल यह जो आपका ए उत्तर है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वे हैं राम कुमार वर्मा। आपके उत्तर यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो यहाँ पे देखिए, ध्रुव स्वामिनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य क्या है? हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य पूछा गया है तो वह करुड़ालय है। करुड़ालय जो जयशंकर प्रसाद रचित है, यह हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। ठीक है। यहाँ पे अनघ जो दिया गया है वह मैथिली शरणगुप्त का पंचवटी प्रसंग निराला का गीति नाट्य है। ठीक है, आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो रैदास जो हैं वह निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। निर्गुण के ज्ञानाश्रय शाखा के, तो आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि गंग का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो कवि गंग जो अकबर के दरबारी कवि थे, इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश। तो इटावा आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला दिया है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो यह मध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपका ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? तो उन्होंने जो बल दिया है वह रस सिद्धांत पे। इन्हें रसवादी आचार्य कहा जाता है। तो आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपके उत्तर डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सुकाम आवत जात पनहया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यह प्रसिद्ध जो पंक्ति दिया गया है वह क्या है? वह कुंभन दास का है। कुंभन दास। ए उत्तर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो आपके यहाँ पे ए उत्तर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अबलन असानी अब न सहे या तुलसीदास के किससे लिया गया है? तो यह जो पंक्ति लिया गया है, अबलन असानी अब न सहे, यह विनय पत्रिका से लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया, तुलसीदास के किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली इनका जो ग्रंथ है वह ज्योतिष से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह जो कहा जाता है वह तुलसीदास को। तुलसीदास आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो तुलसीदास कृत जो विनय पत्रिका है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसलिए आपका यहाँ पे उत्तर ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध का आपका नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा है वह क्या लिखा है? पद्मावत। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु व्यक्ति या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। ठीक है, यह रेखा चित्र है। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन है? तो यह जो लेख संस्मरण है यह कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। शेष स्मृतियाँ कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, रीतिबद्ध कवि जो देव हैं वह किस प्रकार के कवि हैं? तो देव रसवादी कवि माने जाते हैं। तो आपका यहाँ पे डी उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो वह जो किया गया था आलोचना वह बाबू बाल मुकुंद गुप्त। आपके बी उत्तर यहाँ पे क्या होंगे? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है? भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्य, यह कथन किसका है? तो भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्य, यह जो कथन है वह किसका है? केशव दास का। आपका यहाँ पे सी उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? देखिए, रामचंद्र का विज्ञान गीता कवि प्रिया तो है, लेकिन भाषा भूषण यह जसवंत सिंह का है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? अभी यह बताया गया भाषा भूषण के जो रचनाकार हैं यह रीतिकाल के कवि जसवंत सिंह है और यह अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। तो आपका ये उत्तर जसवंत सिंह आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है। तो यहाँ पे देखिए, अर्धकथानक जो है यह पहली आत्मकथा है। ठीक है, बनारसीदास जैन इसके लेखक हैं। आपके सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो स्वच्छंदतावाद के जो कवि हैं वह हैं श्रीधर पाठक। आपके सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उनकी 3 पत्रिका थी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। यहाँ पे जो आपके उत्तर दिए गए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल जो कहा गया है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आपके बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन जो लिखा गया है वह किशोरीदास वाजपेयी द्वारा। ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी। आपके डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक यह किस रचनाकार की जीवनी है? तो शिखर से सागर तक यह अज्ञे की जीवनी है, अज्ञे की। आपका यहाँ पे सी उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंच पांडव चरित्र रास, पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? तो यह जो लिखा गया है यह शालिभद्र सूरी द्वारा। शालिभद्र सूरी आपके ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है यह बताइए। आदिकाल की भाषा क्या है? तो डिंगल पिंगल आदिकाल की भाषा है। यह आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? तो संदेश रासक यह खंड काव्य है जो लिखा गया है अब्दुल रहमान का। ठीक है, यह खंड काव्य है। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो शून्य का जो पूरक तत्व है वह है यहाँ पे दिया गया है ज्ञान। आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह जो कथन है यह वामन का है। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो यहाँ पे साधारणीकरण की जो व्याख्या किया गया है वह भट्टनायक द्वारा। आपके सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भट्टनायक की व्याख्या किया गया है, लेकिन हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो धूमिल का पूरा नाम यहाँ पे है सुदामा पांडे धूमिल। आपके ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पे किया गया है? तो द्विवेदी युग जो नामकरण है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो अंधेरे में कविता जो लिखा गया है वह मुक्तिबोध द्वारा। आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? तो 4 जो सप्तक है उसके प्रकाशन है अज्ञेय द्वारा किया गया है। आपका यहाँ पे बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो देखिए आकाशदीप जो है वह किसका है? यह प्रसाद की कहानी है। बाकी सभी किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। आपका ए उत्तर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्रेमचंद की जो कहानी नहीं है वह कौन है? देवदासी। यह किसका है? यह जयशंकर प्रसाद का। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी घटना प्रधान है, यानी घटना के आधार पे रचित कौन सी कहानी यहाँ पे है? तो देखिए पंच परमेश्वर जो है वह किस पर आधारित है? घटना पे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो कहानी है वह इसमें है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? तो बोलगा से गंगा जो रचना है वह किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन का। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। आपके यहाँ पे उत्तर सही होंगे सी। चलिए अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन, यह आपका सही क्रम है। प्रिय प्रवास 1914 में है, साकेत 1931 में है, तुलसीदास 1938 में और कृष्णायन 1943 में। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इनका जो कायाकल्प है वह पुनर्जन्म पर आधारित है। यह किसान जीवन से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र हैं? तो निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जो आप बाण भट्ट की आत्मकथा है उसका स्त्री पात्र हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के। तो डी उत्तर आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो मित्रों मरजानी जो रचना है वह किसका है? कृष्णा सोबती का। आपके उत्तर हो जाएंगे सी उत्तर सही हो जाएगा। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो यथार्थवादी उपन्यासों में जो प्रधानता रहती है वह वस्तु केंद्रित। आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया उसे देखते हैं, सिख अमलदारी को उखाड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो यह उपन्यास जो हुआ है वह है मैयादास की माड़ी, जो कि इसके द्वारा लिखा गया है भीष्म साहनी के। ठीक है, चलिए आपका बी उत्तर सही होगा। यहाँ पे दिया निम्न में कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, रामदास का पोथा, यह सभी किसके उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो आपके बी उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो लिखा गया उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। आपका उत्तर बी उत्तर सही हो जाएगा। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी एक उपन्यास है जो किसका है? इलाचंद जोशी का। आपके डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, इसे बताना है। तो देखिए राही मासूम रजा यहाँ पे जो हैं वे कैसे उपन्यास है? आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आपके सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो साहित्यालोचन जो है वह श्याम सुंदर दास का है।
आपके बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो यह यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। सी उत्तर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो आपका पहला उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोली किसकी इकाई है? तो बोली किसकी इकाई होती है? भाषा की छोटी इकाई को बोली कहते हैं। तो भाषा की छोटी इकाई बोली है। आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो आपका पूर्वी हिंदी, आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 343 में। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा कहते हैं प्रमुख बोलियों को। हिंदी की प्रमुख बोलियों की विभाषा कहते हैं। आपका उत्तर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वह बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, यह जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका उत्तर बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पंजाबी भाषा है पैसाची अपभ्रंश से। आपका उत्तर हो जाएगा डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी वर्णमाला में री है, री पूछा गया है। आपके री क्या है यह बताना है। तो री जो है वह स्वर है। आपके डी उत्तर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ड। आपके डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है क्या दिया गया है। लिपि की आवश्यकता क्या होती है? तो भाषा को लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो युग्मक कहलाती है। युग्मक ध्वनियाँ जैसे दिल्ली, बच्चा, इसमें दो ल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ और तालव्य दोनों पूछा गया है। तो एदैतु कंठ तालव्य पूछा गया है ना। तो ए आय यहाँ पे जो दिया गया है यह क्या है? कंठ और तालव्य है। आपके ए सी उत्तर सही हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा यहाँ पे है ख छ ठ, ख छ ठ, यह जो है दूसरा चौथे हैं। तो आपके उत्तर हो जाएंगे ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। वह सभी क्या है? महाप्राण है। ठीक है, चलिए अगला दिया है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण में? स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक आने वाले स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो देखिए क च, यह जो स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में कौन सा रस है? तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भवभनी से दैन कहे नटी जाए। इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो रस है वह श्रृंगार रस। का सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा।
रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो आश्रय की जो चेष्टा होती है उसे कहते हैं अनुभाव। आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। नभ में झटपट बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यो न रंच। इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है। तो यहाँ पे जो रस है वह क्या है? भयानक रस। आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह वीर रस का उदाहरण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निशिचर हीन करहु मही भोज उठाई पनकिन, सकल मुनि के आगमन जाई जाई सुख दिन। इसमें किस रस की उत्पत्ति हुई है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे भी वीर रस का उदाहरण है। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए, जहाँ उपमेय स्वयं उपमान हो जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनते थे। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है अधरों पर अली मंडराते केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है यह बताइए। तो इसमें जो अलंकार है वह भ्रांतिमान। आपके बी उत्तर सही हो जाएगा। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, यह पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास का उदाहरण है। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। वसुधा का गढ़ होगा। तो देखिए छंद जब गिनेंगे वसुधा में एक एक ऐसे होगा, तो यह सगढ़ है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा डी उत्तर। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रथम चरण में होता है 13। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें देखिए जो छंद है वह क्या है? यह सवैया छंद है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। छप्पय में होते हैं। छप्पय में क्या होता है यह बताइए। तो छप्पय में जो होता है वह प्रथम 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के। तो प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला, यह उत्तर आपका सही हो जाएगा। पयोधी का संधि विच्छेद होगा। तो पयोधी पयः प्लस धी से पयोधी बन जाएगा। आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, अत्युक्ति शब्द में संधि है। अति प्लस उक्ति से अत्युक्ति हो जाएगा। यह यड़ संधि का उदाहरण है। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। बालोचित का बाल प्लस उचित, आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है वह है पल पल। ठीक है, सी ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। कृताकृत्य, कृताकृत्य में कौन सा समास है? तो कृताकृत यह जो समास है वह क्या है? कर्मधारय समास। आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। यह बी उत्तर आपका सही है। तो यह 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके प्रश्नों की प्रैक्टिस को हम लोग देखे हैं। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।